क्या हाल चाल बच्चों, सब बढ़िया। हम लोग हमेशा बचपन से ही सांस लेते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके। बट कभी सोचा है ये सांस लेना होता कैसे है? ये ब्रीदिंग का प्रोसेस हो कैसे पाता है और ब्रीदिंग एक्चुअल में है क्या? नहीं सोचा? तो आज का सेशन हमारा बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है। हम ब्रीदिंग के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं ताकि तुम लोगों के बोर्ड में लाइव प्रोसेस से अगर ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम लोग यू सॉल्व कर सको। अगर ये वाला सेशन आज आप लोगों ने लगा लिया तो बोर्ड्स में लाइव प्रोसेसेस में से अगर ब्रीदिंग में से कोई भी एमसीक्यू आता है एनईपी पैटर्न के अकॉर्डिंग तो आपसे वो क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। बिना देरी किए चलो स्टार्ट करते हैं कि ब्रीदिंग है क्या। चलो, अब जब मन में आए ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तुम लोग हवा को अंदर खींचते हो, है ना? बट कौन सी हवा को अंदर लेते हो? ऐसे, ये जो हवा अंदर जा रही है वो कौन सी वाली है बच्चों? एयर। कौन सी एयर? ऑक्सीजन। तो जो इनटेक होता है ऑक्सीजन को और जो रिलीज होता है CO2 गैस का नॉस्ट्रिल्स, इन छेदों के थ्रू, इसे हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि ब्रीदिंग क्या है, सांस का अंदर लेना दैट इज ऑक्सीजन का इनटेक एंड CO2 का रिलीज होना बॉडी से थ्रू नॉस्ट्रिल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। यही डेफिनेशन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लाई हूँ कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इनटेक होता है बच्चों ऑक्सीजन का एंड रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब देखो, अब बात है कुछ इस तरीके से कि जैसे हर चीज के कुछ नेम्स होते हैं ना, ऐसे ही इनटेक ऑफ ऑक्सीजन में बायोलॉजी में इसका एक स्पेशल नाम है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन को बच्चों हम लोग इनहेलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनहेलेशन भी बोलते हैं बच्चा। ठीक है, जब तुम सांस को, ऑक्सीजन को अंदर लेते हो तो उसे हम इनहेलेशन बोलते हैं, जबकि रिलीज ऑफ CO2 के लिए एक अलग टर्म हो जाती है जिसका नाम है एक्सहेलेशन। जिसका नाम है प्यारे बच्चों एक्सहेलेशन। अब तुम में से कई बच्चे हो सकते हैं बेटा जिनको ये टर्म्स याद न रहे, तो तुम लोगों को याद कैसे करना है? इन मतलब क्या होता है? अंदर। तो जब आप ऑक्सीजन का इनटेक करते हो इन, तो वो क्या हो जाएगा? इनहेलेशन हो जाएगा। जबकि जब एक्स मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को रिलीज करना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हो प्यारे बच्चों तो वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है आप लोगों का? एक्सहेलेशन हो जाता है। इतना क्लियर है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज इनहेलेशन, रिलीज ऑफ CO2 इज कॉल्ड एज एक्सहेलेशन। और आप कह सकते हो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, जैसे आप इनहेलेशन कह रहे हो, और रिलीज ऑफ CO2 दैट इज एक्सहेलेशन, इन दोनों को मिला के इक्वल टू में लिख दो ब्रीदिंग। ठीक है, तो ब्रीदिंग एक्चुअल में क्या है? इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। और यहां से तुम लोग अपनी अच्छी डिफाइन भी दे सकते हो कि ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब मुख्य सवाल ये आता है कि इनहेलेशन अचीव कैसे होता है? ऐसी क्या चीज आपकी बॉडी के अंदर ऐसी चल रही है जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर जा रही है और CO2 बाहर आ रहा है? ऐसा कुछ तो हो रहा होगा। तो यही मैकेनिज्म को हम पूरी क्लास में कवर करने वाले हैं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन अचीव कैसे होता है। उससे पहले हमें थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आ जाइए। ये देखिए, ये क्या है आपका? मेनली अगर मैं इस पार्ट पे फोकस करूंगी प्यारे बच्चों तो ये क्या है? ये है आप लोगों का ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आपके मन में आएगा कि मैम रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, एक बार बता तो दो। वो सिस्टम जो बेसिकली ऑक्सीजन को अंदर लेता है एंड CO2 को बाहर छुड़वाए, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब देखो, ये जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है कौन कौन सा? रिब केज, जो ये रिब्स दिख रही है व्हाइट वाली, ये देखो इसके अंदर क्या है? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। जैसे दिमाग को प्रोटेक्ट करके रखता है आपका स्कल, क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स, ऐसे ही लंग्स हमारे डेलिकेट ऑर्गन है, तो वो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रोटेक्ट किससे है? मेन पार्ट दैट इज बाय द रिब केज। इतना क्लियर हुआ होगा, है ना? इसको मार्क भी कर देते हैं। चलो, अब ना इधर गौर से देखना, जो मेरा इतना इलाका है ना, यहां से लेकर के यहां तक वाला, ये पूरा मेरी चेस्ट कैविटी है। अब आपके मन में आएगा मैम चेस्ट कैविटी क्या होती है?
ठीक है। कैविटी का मतलब क्या होता है? स्पेस, है ना। तो ये जो चेस्ट में जो स्पेस है, ठीक है, वो स्पेस जो चेस्ट वाले रीजन में, ताकि अदर पार्ट्स या सिस्टम वहां पे आ सके, ये वाली इलाका क्या है? चेस्ट कैविटी है। कैविटी मतलब स्पेस, जो चेस्ट के इलाके में जो अंदर स्पेस है जहां पे ऑर्गन्स आ सकते हैं, वो चेस्ट कैविटी है। ठीक है, अब सुनो, चेस्ट कैविटी में क्या क्या है? कहां से कहां तक वाला इलाका चेस्ट कैविटी है? यहां से इतना जो इलाका है, इतना मेनली, ठीक है, जहां पे ये प्रॉपर आपको दिख रहा है इस तरीके से, जहां पे आपको लंग्स वाला पार्ट प्रॉपर दिख रहा है, इतना, ये क्या है आपका इतना बच्चों? ये क्या है आपका इतना इलाका? चेस्ट कैविटी है। अब इस चेस्ट कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट है? ये है रिब्स। रिब्स के अंदर क्या है? ये क्या है? मार्क कर देती हूं, रिब्स है। ये रिब्स है। किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? एक डेलिकेट ऑर्गन, जो कि क्या है? हमारे प्यारे से लंग्स। ठीक है, लंग्स। अब देखना, इस चेस्ट कैविटी में ढंग से देखना, जो आपका जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये बाकी सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सेपरेटेड है। बट कैसे? तो जैसे ये जो मैंने डार्क कलर में कर रखा है, येलो येलो, ये क्या है? ये एक टाइप की मसल होती है। ठीक है, यहां पे एक मसल होती है बच्चों, जिसका नाम होता है डायाफ्राम। ठीक है, ये मसल दिख रही है आप लोगों को, ये मसल क्या है? डायफ्राम है। इसका मेन काम क्या होता है? ये सेपरेट करके रखती है रेस्पिरेटरी सिस्टम को फ्रॉम द अदर सिस्टम, या आप कह सकते हो ये चेस्ट कैविटी को सेपरेट रखती है एब्डोमिनल कैविटी से। तो यहां पे आप बता सकते हो कि ये क्या करता है? ये सेपरेट करता है, इट सेपरेट्स चेस्ट कैविटी को सेपरेट करता है ये फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो ये हो गया आपका फंक्शन डायफ्राम का। ये देख लो, डायफ्राम क्या करता है? ये एक ऐसा मसल है जो कि सेपरेट करता है चेस्ट कैविटी को फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, ताकि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सेपरेट रहे, किससे? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और अदर सिस्टम से। इस तरीके का काम है हमारे डायफ्राम का। ये देखो, और ये कैसी शेप की होती है? डोम शेप्ड होती है। डोम पता है ना, इस तरीके की शेप, देखो, इसे डोम कहते हैं, है ना। तो ये कैसा होता है? डोम शेप होता है बच्चों। ये डोम शेप का आपका मसल होता है। ओके, इतना आप लोगों का क्लियर है। अब आपको थोड़ा बेसिक पता है कि भाई ये वाला जो इलाका है मेरा, ये क्या है? चेस्ट कैविटी। ये वाला इलाका कौन सा है? चेस्ट कैविटी। ठीक है, इस चेस्ट कैविटी में एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। वो रेस्पिरेटरी सिस्टम सेपरेट रहता है फ्रॉम द अदर सिस्टम्स, किसके थ्रू? स्केलेटल मसल, जिसका नाम है डायफ्राम। अब ये जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम सेपरेटेड है, यहां पे प्रेजेंट है। अब इसका मेन रोल होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। कैसे? वो बताती हूं। अब देखो, अगर तुम्हें हवा को अंदर भरना है अपनी बॉडी में, तो क्या होगा? लंग्स का खुलना जरूरी है। लंग्स ऐसे करके फूलेंगे बेटा, ये लंग्स फूलेंगे तभी तो ये इंसान जो भी ऑक्सीजन ले रहा है वो अंदर आएगी, है ना, तभी अंदर आएगी। ये लंग्स को ऐसे फूलना, अपना स्पेस ज्यादा बढ़ाना चाहिए, यही चाहिए। दिख रहा है तुम लोगों को? देखो एक बार, ठीक है। तो एक बार देखो, अगर लंग्स को ऐसे बढ़ाना है, ठीक है, देखो, अगर ऑक्सीजन को अंदर लाना है तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ना पड़ेगा। लेकिन लंग्स का वॉल्यूम तब बढ़ सकता है अगर रिब्स बाहर को मूव करेगी, क्योंकि रिब्स एक हार्ड स्ट्रक्चर है। अगर वो ही बाहर को मूव नहीं करेगा तो स्पेस जो है चेस्ट कैविटी का बढ़ेगा नहीं। अगर स्पेस चेस्ट कैविटी का नहीं बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स भी कैसे बढ़ेगा? लेकिन अगर तुम्हारे रिब्स बाहर को मूव करे, आउटवर्ड को मूव करे, ठीक है, अगर ये जो रिब्स है ये आउटवर्ड को मूव करेंगे, तो सोचो ऐसे वाला इलाका तो बढ़ गया, है ना, हॉरिजॉन्टल इलाका बढ़ जाएगा चेस्ट कैविटी का। लेकिन मेरे को सिर्फ इतना इलाका नहीं बढ़ाना चेस्ट कैविटी का, मेरे को ऐसे भी बढ़ाना है इलाका, किसका? चेस्ट कैविटी का। तो होता क्या है इनहेलेशन के टाइम पे, जो ये रिब्स होते हैं बच्चों, ये जो रिब्स हैं, ये जो रिब्स दिख रहे हैं,
ये आउटवर्ड बाहर की तरफ मूव करते हैं। तो सोचो अगर ये बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं तो चेस्ट कैविटी का साइज तो ऐसे तो बढ़ गया, मेरे को ऐसे भी बढ़ाना है। तो क्या होगा, ये जो डायफ्राम येलो से दिखाई है, अब मैं आप लोगों को ऑरेंज से दिखा रही हूँ, ये डायफ्राम नीचे को मूव कर जाती है और ऐसे ऐसे मूव डाउन कर जाती है। तो अब सोचो डायफ्राम अगर मूव डाउन कर गई इस तरीके से, अगर डायफ्राम मूव डाउन कर जाएगी ऐसे, तो चेस्ट कैविटी का साइज तो भाई ऐसे भी बढ़ गया, ऐसे भी बढ़ गया। और अगर चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम भी जो है लंग्स का वो भी बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम लंग का बढ़ जाएगा तो एयर इजीली अंदर फिल हो जाएगी। अगर एयर इजीली लंग्स में फिल हो गई तो वही हमारा इनहेलेशन का प्रोसेस होता है। समझ आ गया? अब आप लोगों को मुझे पता है ये चीजें तो समझ आ गई होंगी, आई एम 101% श्योर। तुम लोग वापस से रिवाइज करोगे तुम्हें रट भी जाएगा, बट प्रॉब्लम आती है कि मैम लिखें कैसे कि एग्जामिनर फुल मार्क्स दे दे। तो वो मैं अभी लिख रही हूँ, बार बार रिटन रिवीजन करना अपनी एफसीज में, अपनी नोटबुक्स में, पक्का अच्छे से याद हो जाएगा। और कैसे आंसर को रिप्रेजेंट करना है बोर्ड्स में वो भी अच्छे से आ जाएगा। देखो कैसे करना है, आओ सिखाऊं तुम्हें मैं अच्छे से। चलो, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इनहेलेशन क्या है। सबको पता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, बट कैसे हो रहा है अभी हमने समझा, अब हम लिखना सीखेंगे। तो होता क्या है, सबसे पहले इनहेलेशन कैसे हो रहा था, जब रिब्स बाहर को मूव करेंगे एंड डायफ्राम नीचे को मूव करेगा डाउनवर्ड। तो क्या होगा, लिख लो, रिब्स मूव अपवर्ड्स। रिब्स कहां को मूव करते हैं बच्चों, अपवर्ड्स, या आप कह सकते हो आउटवर्ड, बाहर को, आउटवर्ड्स। ठीक है, एंड क्या होता है, एंड एट द सेम टाइम क्या होता है बच्चों, डायफ्राम कहां को मूव करता है, डायफ्राम कहां को मूव करता है, डायफ्राम मूव्स डाउन। डायफ्राम कहां को मूव करता है प्यारे बच्चों, डाउन को। अब ऐसे भी स्पेस बढ़ा, ऐसे भी, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी का साइज था वो इंक्रीज हो गया। तुम लोग फील करते हो जब कभी कभी तुमसे टीचर्स बोलते हैं कि सांस लंबी लो, ऐसे करते हो तो ऐसे लगता है ना छाती ऐसे बढ़ गई एकदम से। तो ये जो चेस्ट कैविटी है ये एकदम से इसका साइज इंक्रीज हुआ है ना, किसकी वजह से, रिब्स बाहर को मूव किया, डायफ्राम नीचे को। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, देखो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो साइज था चेस्ट कैविटी का वो इंक्रीज हो गया। जैसे ही साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, उसके अंदर जो लंग्स पड़े हैं उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, लिख दो। एज अ रिजल्ट इसके रिजल्ट में क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ लंग्स ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर वॉल्यूम ऑफ लंग्स भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज हो जाएगा तो एयर इजीली क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी लंग्स के अंदर। एज ए रिजल्ट क्या हुआ बच्चों, एयर इज फिल्ड इनसाइड लंग्स। एयर में भी कौन सा, ऑक्सीजन। एयर इज फिल्ड इनसाइड लंग्स, ठीक है। और जैसे ही एयर लंग्स के अंदर फिल हो जाएगी हम कहते हैं इनहेलेशन क्या हुआ, अचीव्ड हो गया, अचीव्ड। ठीक है, आ गया समझ। अब अगर इस तरीके से करके आओगे एग्जामिनर खुश, 3 मार्क्स तुम्हारी मुट्ठी में। समझ आ रहा है, इस तरीके से फ्लो चार्ट की फॉर्म में ये आंसर कर सकते हो। अब बोर्ड में एनईपी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव डैश एंड डायफ्राम मूव्स डैश। तो तुम लोगों को पता होगा इनहेलेशन सांस अंदर लेनी है, रिब्स बाहर को, डायफ्राम नीचे को मूव करेगा। तो आंसर तुम लोग करेक्ट टिक कर पाओगे।
फिर पूछ सकते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन जो चेस्ट कैविटी होता है उसका साइज इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, तुम्हें पता है साइज इंक्रीज हो गया। तुम बता सकते हो वॉल्यूम ऑफ लंग्स भी इंक्रीज होता है। कौन सी एयर अंदर आती है? ऑक्सीजन। इससे कितने सारे क्वेश्चन बन गए। और फ्लो चार्ट की फॉर्म में जब लिखोगे तो आंसर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होगा और तुम्हारी नॉलेज दिखेगी, तो इस तरीके से तुम्हें भी ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, अब इनहेलेशन पढ़ लिया। अब सवाल आता है कि एक्सहेलेशन कैसे समझाओगे, कि भाई एक्सहेलेशन में क्या होता है। अब जब तुम लोग सांस निकालते हो, कोई भी चीज निकालते हो, सॉस वगैरह पिचकाते हो, ऐसे से ढक्कन मारते हो, ऐसे से पीछे से मारते हो कि भाई निकल जा, तुम प्रेशर क्रिएट कर रहे हो कि भाई निकल जा, पिचका रहे हो, उसका वॉल्यूम कम कर रहे हो ताकि अंदर भरी हुई चीज वापस बाहर आ जाए। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सहेलेशन कैसे होता है, एक्सहेलेशन के बारे में पढ़ते हैं। होता क्या है एक्सहेलेशन में, अभी हम लोगों ने सीखा था। क्या करेंगे, रिब्स को इनवर्ड या आप कह सकते हो डाउनवर्ड और डायफ्राम को अपवर्ड मूव करेंगे। रिब्स कैसे मूव करती है बच्चों? रिब्स मूव इनवर्ड अंदर को, या उसको कह सकते हो आप डाउनवर्ड। ठीक है, एंड जो डायाफ्राम होता है वो कैसे मूव करता है? डायफ्राम मूव्स अप, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, शेप में आ जाएगा, दैट इज डोम शेप। पहले नीचे था इनहेलेशन के टाइम, अब एकदम से ऊपर को आ गया तो डोम शेप में आ गया, वापस से मूव अप हो गया। इसकी वजह से, इन दोनों इवेंट्स की वजह से एज अ रिजल्ट क्या होगा? साइज ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे लिखा करो, एज अ रिजल्ट क्या होगा? एज अ रिजल्ट बेटा साइज ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस। अगर साइज जो है बच्चों चेस्ट कैविटी का डिक्रीज होगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ लंग्स भी डिक्रीज हो जाएगा जी। वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीजेस। अब जैसे ही वॉल्यूम ऑफ लंग डिक्रीजेस होंगे, अब जैसे ही वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज होगा, कम होगा, तो क्या हो जाएगा? CO2 लंग से बाहर निकल जाएगी। एज अ रिजल्ट CO2, एयर में कौन सा? CO2 is released from lungs। और जैसे ही CO2 रिलीज हो जाएगी लंग्स से, ऑब्वियसली वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर आएगी। अगर वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर आएगी, इसी को हम लोग बोल देते हैं कि एक्सहेलेशन क्या हुआ बच्चों? अचीव हो गया। अचीव्ड। अब अगेन सीबीएसई बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आ सकता है? ड्यूरिंग एक्सहेलेशन विच गैस इज रिलीज्ड? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डैश इनवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है, एंड डायफ्राम मूव डैश अप। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन व्हाट हैपेंस टू द चेस्ट कैविटी? साइज कैसा होता है? डिक्रीज करता है। व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम ऑफ लंग्स? डिक्रीज करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे और ये हो जाएगा पूरे 3 मार्क्स का टॉपिक। क्लियर है आप लोगों का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके थ्रू एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। देखो, ये है हमारे लंग्स। लंग्स कौन से स्ट्रक्चर से प्रोटेक्ट रहते हैं प्यारे बच्चों? इस तरीके से। क्या है ये? ऑब्वियसली कौन प्रोटेक्ट करके रखता है इन्हें? ठीक है, रिब केज, या आप कह सकते हो रिब्स। तो हमेशा कहानी जब भी शुरू हो रिब्स से याद करो। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो तुम्हारा सेपरेट रहता है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो तुम लोगों का सेपरेट रहता है फ्रॉम द अदर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ अ मसल। उस मसल का नाम क्या है? डोम शेप मसल। क्या नाम है उसका?
डायफ्राम। क्या नाम था? डायफ्राम नाम था। ठीक है, इतना समझ आ गया, याद आ गया। अब इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, खुद याद करो। रिब्स बाहर को मूव करेंगे, डायफ्राम नीचे को मूव करेगा, चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ गया, वॉल्यूम ऑफ लंग्स बढ़ गया। वॉल्यूम ऑफ लंग्स बढ़ेगा तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ लंग्स अगर बढ़ गया तो क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। ऑक्सीजन अंदर आएगी तो इनहेलेशन अचीव हो गया। अब हम लोगों को दिखाना है कि CO2 रिलीज कर रहे हो, क्या होगा? उल्टा कर दो। ये जो रिब्स हैं ये क्या होंगी? इनवर्ड को मूव करेंगी, डायफ्राम वापस से ऊपर को मूव कर जाएगा, साइज ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ लंग्स भी कम हो जाएगा और क्या होगा? जो अंदर CO2 थी वो बाहर आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो गया? इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग। इनहेलेशन हो जाएगी और CO2 निकालोगे, एक्सहेलेशन हो जाएगी। एंड यहां पे तुम लोगों की कमांड अच्छी हो गई है पूरे के पूरे बेटा ब्रीदिंग टॉपिक पर। क्लियर है इतना? देखो एक बार, ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अच्छा, डायफ्राम को ना हम लोग फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं। डायफ्राम को हम लोग एक चीज और बोलते हैं, फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। अब आप कहोगे मैम इसका मतलब क्या है? बच्चे इसका मतलब है कि चेस्ट कैविटी का फ्लोर है। ये अगर तुम्हारी चेस्ट कैविटी है, इसका फ्लोर है, ठीक है, तो इसे हम लोग फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं। आई होप इतना समझ आ गया होगा। आ गया ना? चलो आ जाओ। ये हो गई हमारी रिवीजन, क्विक समराइज हो गया है। आगे आ जाइए। अब क्या है, मेरी बात सुनो गौर से। ये तुम्हारी बॉडी का एक सेल है, ठीक है? अब होता क्या है, ये बॉडी के सेल में 24/7 आवर एक प्रोसेस चल रहा है जिसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में होता क्या है, हमारे बॉडी के हर एक सेल में हमारे पास होता है न्यूट्रिएंट, जिसका नाम होता है बच्चों ग्लूकोज। क्या नाम होता है? ग्लूकोज। तो जो ऑक्सीजन तुम लोगों ने ब्रीदिंग के दौरान ली थी, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेल ग्लूकोज को तोड़ता है ताकि उससे क्या निकले? एनर्जी निकले। एनर्जी निकले और साथ में एक और गंदी गैस निकलती है, CO2। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भैया रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सेल क्या करता है, तब तक ग्लूकोज को तोड़ेगा जब तक उससे एनर्जी ना निकल जाए। ग्लूकोज को तोड़ा मतलब न्यूट्रिएंट को तोड़ा 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 और उससे एनर्जी निकाल दी। अब वो एनर्जी ये सेल खुद ही यूज कर लेगा। अब ये एनर्जी ये सेल खुद ही यूज कर लेगा टू परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। टू परफॉर्म इसका जो भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है, जो भी इसका स्पेसिफिक फंक्शन है, उसको करने में वो जो एनर्जी लग रही है वो इस एनर्जी को यूज कर लेगा ताकि वो अपना काम कर सके। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। ग्लूकोज को तब तक तोड़ता है सेल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब तक एनर्जी ना मिल जाए। दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। और देखो ये ऑक्सीजन तुमने ब्रीदिंग के दौरान अंदर ली थी, अगर तुम्हें याद हो तो यही रेस्पिरेशन है बच्चों। ठीक है, समझ आ गया? अब अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कोई और टॉपिक और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊं तो मुझे कमेंट में बता देना कि कौन सा टॉपिक मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊं। और तुम लोगों के लिए एक होमवर्क है मेरे पास, तो मेरे पास एक होमवर्क है। होमवर्क ये है, तुम्हें मेरे को बताना है, कमेंट में करके बताओगे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताऊंगी। ब्रीदिंग रेट क्या होता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल का? एक इंडिविजुअल 1 मिनट में कितनी सांस लेता है, ठीक है, 1 मिनट में कितनी इनहेलेशन एक्सहेलेशन करता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग रेट। नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन इनहेल और एक्सहेल इन अ मिनट। 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है उसे हम ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। अब तुम्हें बताना है मेरे को कमेंट में कि एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल का ब्रीदिंग रेट क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय।